हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हो या सीबीटी 2 एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिनमें जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें 25 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज एनालिसिस किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 देशों से नहीं लगती है। कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो तीन देशों से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन में है लद्दाख, उसके बाद है सिक्किम, उसके बाद है पश्चिम बंगाल और देन है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए लद्दाख की जो सीमा है वो आपका लगता है कौन कौन से देश से, तो इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और चीन से भी लगती है। किससे लगती है? चीन से। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो सीमा है वो आपको एक तरफ नेपाल से लगती है, एक तरफ चाइना से लगती है और एक तरफ भूटान से लगती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है एक तरफ नेपाल से लगती है, वहीं दूसरे तरफ भूटान से लगती है और तीसरे तरफ जो है वो बांग्लादेश से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है एक तरफ भूटान से, उसके बाद चाइना से और एक तरफ म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन को देखा कि जिन जिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नाम दिए गए हैं उनमें कौन कौन से देश से सीमा उनकी सीमावर्ती देश हैं। तो देखिए लद्दाख की जो सीमा है वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान और चाइना से लगता है। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगता है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो ये आपका भूटान, चाइना और म्यांमार से लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा राज्य है, तो हमें राज्य का नाम बताना है। तो हमें कह रहा है कि किस राज्य की सीमा 3 देशों से नहीं लगती है। तो देखिए सिक्किम की सीमा 3 देशों से लग रही है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा 3 देशों से लग रही है और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा 3 देशों से लग रही है। लेकिन हमें यहाँ तो राज्य ढूंढना था, तो राज्य तो यही 3 है। ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी सीमा 3 देशों से तो लग रही है लेकिन ये राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, लद्दाख, जिसकी सीमा 3 देशों से तो लगती है लेकिन ये राज्य नहीं, ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। कब दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा? 31 अक्टूबर 2019 को। कौन सा अधिनियम के तहत? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब देखिए जो चीज़ हमने यहाँ पे आपको लिख के बताया है वो चीज़ हम आपको बाय में बताते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को बनाया जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन था लद्दाख, ये है लद्दाख। तो लद्दाख की सीमा इस तरफ है, पाकिस्तान से लग रही है। इस तरफ यहाँ पे छोटा सा इलाका अफगानिस्तान के साथ लगती है और इस तरफ का इलाका जो है वो चीन के साथ लगती है। वहीं देखिए यहाँ पे सिक्किम के इस तरफ की जो सीमा है वो चीन के साथ लग रही है और इस तरफ की सीमा आप देखिए तो इधर में नेपाल से लग रही है और इस तरफ की सीमा जो है वो आपके भूटान से लग रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा इस तरफ की सीमा जो है वो चीन से लग रही है और इस तरफ की सीमा भूटान से और इधर की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए ये सीमा इसका बांग्लादेश से लग रहा है इधर में, और यहाँ पे जहाँ पे चिकन नेक्स बोला जाता है उस तरफ एक तरफ नेपाल से और एक तरफ भूटान से ये सीमा बना रही है। तो 4 ऐसे भारत का क्षेत्र हैं जिनकी सीमा जो है वो 3 देशों से लगती है। उसमें एक तो है केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? लद्दाख। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है। याद रखना है कौन कौन? तो एक तो हो जाएगा पाकिस्तान, एक हो जाएगा अफगानिस्तान और एक हो जाएगा चाइना। और वहीं 3 ऐसे राज्य कौन कौन? एक हो जाएगा आपका सिक्किम, एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये तीनों की सीमा जो है
वो 3 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 3 देशों से। हमने आपको यहाँ पे दिखाया है बाय मैप भी, हम आपको जूम आउट करके भी थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए यह हुआ लद्दाख, लद्दाख की सीमा इधर पाकिस्तान से, इधर अफगानिस्तान, इधर चाइना से लग रहा है। इधर में देखिए सिक्किम की सीमा इस तरफ चीन से, इस तरफ नेपाल से और इस तरफ भूटान से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा इस तरफ आपका किससे? चीन से, इस तरफ भूटान से, और इधर में देखिए म्यांमार से सीमा लगती है। ये हुआ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा इस तरफ बांग्लादेश से, इधर में नेपाल से, इधर में भूटान से लगती है। तो ये याद रखना है कि कौन कौन से राज्यों की सीमा जो है वो 3 देशों से लगती है। तो हमने आपको बाय मैप भी बताया और क्वेश्चंस पे भी बता दिया सारे चीज। तो इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और लद्दाख के बारे में और भी बता दें आपको कि लद्दाख के जो अभी उप गवर्नर हैं वो है R.K. माथुर। क्या नाम है? R.K. माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और आपको क्वेश्चन यहाँ पे जानना क्या चाहिए कि लद्दाख से संबंधित कि पहले अगर क्वेश्चन आता था कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो उत्तरी बिंदु होता था इंदिरा कौल। कौन सा? इंदिरा कौल। अब इंदिरा कौल जो है वो पहले जम्मू कश्मीर कहलाता था पूरा, लेकिन अब ये लद्दाख में चला गया। तो ध्यान रखना है कि इंदिरा कौल कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। उसी प्रकार से हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क अगर पूछे तो ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होट नहीं, पीसी होटा, पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सिविल सेवा में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन किया गया था 2004 में। याद रखना ये डायरेक्ट फैक्ट्स है। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो इसी में दिया गया कि पीसी होटा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिविल सेवा में सुधार के लिए। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि पीसी होटा समिति का संबंध किस क्षेत्र से था, तो सिविल सेवा में सुधार के लिए। और सिविल सेवा में सुधार के लिए पीसी होटा समिति का गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी समिति को हम लिख कर लाए हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए जो पहला समिति है इसमें वो है संविधान के प्रारूप समिति। तो आपको पता है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कितने मेंबर थे? 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष का क्या नाम था? तो B.R. अम्बेडकर। तो याद रखना प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, 7 सदस्य थे, B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। देखिए अगला है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। उसके बाद है शीतलवाड़ समिति 1966 में। राजमन्नार समिति जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1969 में। सरकारिया आयोग 1983 में। केंद्र और राज्य के संबंध के लिए बहुत पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद दर आयोग एस के दर का अध्यक्षता 1947-48 में। JBP समिति देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीटाबी सीतारमैया जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जांच के लिए ये भाषाई आधार पर जो गठन करना था उसके लिए ये समिति का गठन किया गया था 1948 में। राज्य पुनर्गठन आयोग सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KN पानीकर 1956 में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1956 में। या क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं थे? तो देखिए सैयद फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और KM पानीकर भी थे। उसके बाद लोक लेखा समिति में 22 सदस्य और 15 सदस्य। ये लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति के संबंध में आपको एक डेटा बता रहे हैं जो बहुत कम जगह पे मिलती है। 1919 के अधिनियम के तहत इसका गठन 1921 में किया गया था। याद रखिएगा ये 1919 के अधिनियम के तहत इसका गठन कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में। सबसे पुरानी वित्तीय समिति यही है, लोक लेखा समिति। 10 नंबर पे है प्राक्कलन समिति, 30 सदस्य होते हैं और 30 का 30 लोकसभा से होते हैं और इसका गठन किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। अगला है कोठारी आयोग। DS कोठारी की अध्यक्षता में 1976 में इसका गठन किया गया था। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस आयोग। धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में गठन किया गया था 1979 में। नियोगी समिति KC नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में। प्रशासनिक सुधार आंदोलन ये इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठन किया गया था प्रशासनिक सुधार आंदोलन। उसके बाद है के हेमंता समिति था, वो 1967 से 70 तक रहा था। बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित 56-57 में इसका गठन किया गया था। अशोक मेहता 1977 में। BM
तारकुंडे समिति जो चुनाव सुधार से संबंधित था, 1974 में गठन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से है। पीसी होता समिति, देखिए यही क्वेश्चन था कि पीसी होता समिति का संबंध किससे का गठन कब किया गया था? तो 2002 से 2004 के 2004 में इसका अंतिम स्वरूप था और ये सिविल सेवा में सुधार के लिए था। यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध पर आयोग, ये मदन मोहन पुंछ की अध्यक्षता में गठन किया गया था, पुंछ आयोग, ये भी खूब पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक आयोग वीरप्पा मोइनी की अध्यक्षता में गठन किया था। तो देखिए बहुत सारे आयोग को मैंने आपको एक चार्ट में बताया है, क्योंकि आयोग से संबंधित जो भी गठन किए जाते हैं समितियां, उसका नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए ट्रेकोमा और ग्लूकोमा दो जो बीमारी है, वो दोनों बीमारी हैं वो आंख की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि आंख के भी किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो कॉर्निया को। किसको प्रभावित करता है? कॉर्निया को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोमा और ट्रिकोमा ये दोनों जो बीमारी है वो किसकी बीमारी है? आंख की बीमारी है। और आंख में भी ये किसे प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है कॉर्निया को। अब देखिए आंख से संबंधित बीमारियां और भी है, जैसे पहले बीमारी पे हम लेकर आते हैं आपको निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसे बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में होता यह है कि निकट की वस्तु आपको दिखाई पड़ेगा। निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगा। मतलब ये है सर कि अगर मान लिया जाए कि ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है और ये एक वस्तु यहाँ पे है और एक वस्तु यहाँ पे है, तो निकट दृष्टि दोष में होता यह है कि आपको ये वाली वस्तु दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये वाली जो वस्तु है वो नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ध्यान देना है, नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब इसका घटना क्या है कि नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है वो आपका घट गया है। क्या हो गया? घट गया है। और दूसरा कंडीशन ये है कि लेंस की गोलाई और क्षमता बढ़ गया है। क्या हो गया? बढ़ गया है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, और फोकस दूरी इसलिए घट जाता है और लेंस की गोलाई और क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए तीसरा कंडीशन यह है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है वो कॉर्निया पर ना बनकर कॉर्निया के आगे बन जाता है। कहाँ बनता है? कॉर्निया के आगे बन जाता है। उसके बाद इसमें और भी क्या चीजें हैं कि अगर आपको ये बीमारी हो चुकी है तो आपको इसके लिए निवारण, क्या निवारण क्या है? तो निवारण है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आवश्यकता पड़ेगी? अवतल लेंस का ध्यान रखना है। अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने आपको एक बीमारी बताया जो आंख से संबंधित, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया बोलते हैं। निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, फोकस दूरी घट जाएगा, लेंस की गोलाई और क्षमता बढ़ जाएगा, प्रतिबिंब आपका कॉर्निया पर न बनकर कहाँ बनेगा? कॉर्निया के आगे बनेगा। निवारण क्या है इसका? तो अवतल लेंस। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पे आते हैं। एक और बीमारी है इसमें, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। और इसे इसका दूसरा नाम जो है उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होगा आपको कि जो नजदीक की वस्तु है और दूर की वस्तु है, तो दूर की वस्तु आपको दिखेगी लेकिन नजदीक की वस्तु आपको नहीं दिखेगी। ध्यान रखना है, दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखता है। इसलिए होता क्या है कि फोकस दूरी यहाँ पे बढ़ जाता है। क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है
वो बढ़ जाता है और लेंस की जो गोलाई और जो क्षमता है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए आपका प्रतिबिंब जो है कॉर्निया के आगे ना बनकर कॉर्निया के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है? कॉर्निया के पीछे बन जाता है। और आपको इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के जगह पे अवतल लेंस के जगह पे उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो ये एक था निकट दृष्टि दोष, एक था दूर दृष्टि दोष, एक है ट्रेकोमा, एक है ग्लूकोमा। उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आते हैं। जैसे एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इसे बोलते हैं प्रिंस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर और नजदीक की जो वस्तु होता है उसमें फर्क नहीं कर पाता है लोग, है ना। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ती है जरा दृष्टि दोष में। एक होता है अविंदुकता। क्या होता है? अविंदुकता। इसी को बोलते हैं दृष्टि व्यायामता। क्या बोलते हैं? दृष्टि व्यायामता या एस्टिग्मैटिस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप अंतर नहीं पता कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगा आपको बेलनाकार लेंस। कौन सा? बेलनाकार लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हमने आपको बताया क्या क्या। एक बताया हमने आपको निकट दृष्टि दोष, इसमें आपका अवतल लेंस। एक बताया आपको दूर दृष्टि दोष, इसमें आपका क्या पड़ेगा? उत्तल लेंस। एक बताया आपको प्रिंस बायोपिया, इसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगा? द्विफोकल लेंस। और एक था आपका एस्टिग्मैटिस, इसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगा? तो बेलनाकार लेंस। तो ये आँख से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जो आपको क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा, हमने आपको सारा कंटेंट देने का प्रयास किया है और भी जो बचा है वो धीरे धीरे देते जाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि ट्रेकोमा ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? तो ट्रेकोमा ग्लूकोमा आँख की बीमारी है। और आँख में भी किस पार्ट को प्रभावित करता है? तो कॉर्निया को प्रभावित करता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा है कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो नेत्रदान में किसका दान होता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 करा रक्त के AB वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। देखिए AB का मतलब क्या है कि AB का मतलब होता है, A का मतलब एंटी, AN एंटीबॉडी। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। AB में क्या होता है? तो AB में एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। इसलिए इसे सर्वग्राही बोलते हैं। ग्राही कहा जाता है, यानी ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। AB में वह खासियत है कि यह किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? तो एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। और जब इसे देने की बारी आए तो यह सिर्फ दे सकता है किसे? तो वो दे भी सकता है सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वाले को। तो ध्यान रखिएगा कि AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है वो ले तो सकता है किसी से भी ये ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वग्राही कहा गया, क्योंकि इसमें एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन जब देने की बारी आएगा तो ये दे सकता है सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वाले को। किसे दे सकता है? AB ब्लड ग्रुप वाले को। O में पाया जाता है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए ये किसी को भी दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता बोला गया। क्या बोला गया? सर्वदाता बोला गया। ध्यान रखिएगा, O वाले ब्लड ग्रुप को सर्वदाता बोला गया क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। और एंटीजन किस में पाया जाता है? तो AB में पाया जाता है, इसलिए इसे सर्वग्राही बोला जाता है। और ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन देने की बारी आएगा तो ये सिर्फ AB को ही दे सकता है। ये 4 ब्लड ग्रुप जो है उसे लैंड स्टीनर ने, किसने? लैंड स्टीनर ने इस चार ब्लड ग्रुप को बांटा था। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। करा अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता जो होती है वो प्रोटीन की संश्लेषण के लिए होती है। क्यों? क्योंकि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये भी 2 पार्ट में होता है, 10-10 पार्ट में होता है ना। तो एक तो होता है जो भोजन द्वारा, एक जो होता है 10 जो होता है वो भोजन के द्वारा, और 10 का संश्लेषण शरीर में ही होता है। किसमें होता है? शरीर में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, और 10 आपको शरीर में ही निर्मित होता है, और 10 किससे? तो भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी बोला जाता है क्योंकि शरीर के निर्माण के लिए ये बहुत आवश्यक है। और एक कार्यरत महिला को एक दिन में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां होती है, एक तो होता है क्वारयोकस और एक होता है मरामस। क्या होता है? मरामस।
तो क्वारियोकस में क्या होता है कि हाथ पैर दुबला पतला हो जाता है और मरामस में जो होता है वो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, स्किन जो है वो ढीले पड़ने लगते हैं। तो ये 2 बीमारियाँ हैं, तो याद रखिएगा प्रोटीन से संबंधित। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था प्रोटीन का नामकरण। आइए 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो कैरेबियन सागर में जो है वो मडीरा नाम है उसका, मडीरा द्वीप जो है वो कैरेबियन सागर का हिस्सा नहीं है। ये अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर जल संधि के ठीक सामने में ये है, मडीरा नामक द्वीप है एक। ठीक है, तो ये कैरेबियन सागर में नहीं है। कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा, राइट और एगुलाइन, ये सभी जो है वो आपके कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, हम आपको मैप बना देते हैं। मान लिया जाए कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये वाला हिस्सा जो है मान के चलिए दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे ये पनामा नहर है। पनामा नहर है, इस तरफ प्रशांत महासागर और इस तरफ जो है वो एस आकार में अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इसी को हम बोलते हैं कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर, इसी सागर को बोलते हैं कैरेबियन सागर। और कैरेबियन सागर में यहीं पे आपका जमैका नामक शहर देश है और यहीं पे आपका वेस्ट इंडीज है। यही जमैका है जहां से आपका उसेन बोल्ट है ना। तो ध्यान रखिएगा कैरेबियन सागर कहाँ पे है? तो अटलांटिक महासागर में ये है। और ये आपका एक तरफ उत्तरी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है। और ये पनामा नहर जो है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को ही जोड़ता है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारक बी आर आर कहा गया है ना। अभिकथन ए का क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। राज्य इस प्रकार से राज्य था, है ना। आर कारक क्या कह रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। देखिए कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कहा है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज था। बिल्कुल सही है, क्योंकि मुगलों ने जो शासन किया था भारत पे और जो आक्रमण करके इन्होंने अधिकार जब किया था, तो ये मूल रूप से सैनिक ताकत के आधार पर, क्योंकि तुगलका नामक युद्ध शैली का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया पहली बार। भारत में गोले बंदूक की प्रयोग भी भारी मात्रा में इन्हीं के साथ किया गया। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। बिल्कुल सही है कि केंद्र में जो शासन उन्होंने जो विकास किया था वो सैनिक शक्ति के ही दम पे किया था। तो इस प्रकार देखो पहला कथन तो सही है, और पहला कथन का सही स्पष्टीकरण जो है वो आर के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर भी जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। यानी आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। मुगल वंश के बारे में अगर और भी आपको जानना है तो मुगल वंश जो है जिसके संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था इसका संस्थापक। कब स्थापना किया था? तो ये 1526 में, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा संस्था या कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक जो है वो थोक व्यापारियों के लिए, थोक जो बड़े व्यापार होते हैं और वो थोक व्यापारियों के द्वारा जो फुटकर विक्रेता होते हैं उनके द्वारा जो मूल्य का उतार चढ़ाव होता है उसको निर्धारण करने के लिए ही थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। और ये थोक मूल्य सूचकांक जो है वो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक। अब हम बात कर ले ए नंबर ऑप्शन पे आरबीआई है। तो आरबीआई का एक्ट जो आया था 1934 में आया था, लेकिन आरबीआई का गठन भारत शासन अधिनियम, ध्यान रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। और कब किया गया इन आरबीआई का गठन? तो 1935 में। जब 1935 में इसका गठन हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था। कहाँ पे था? कोलकाता
कोलकाता में था, हेडक्वार्टर कोलकाता में था इसका कब 1935 में, लेकिन 1937 में, कब 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। कै में है ये? 24वें गवर्नर है। तो ये आरबीआई से संबंधित ये इतना डेटा आपको याद रखना है। वित्त मंत्री में अभी कौन है? तो निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे करें, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन है? यानी कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है? तो संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो संक्रमण को रोकने के लिए उपयोगी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछ जाए आपसे तो रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। कौन सा? रतौंधी जीरोप्थैलेमिया नामक रोग होता है। विटामिन ए की मात्रा किसमें पाया जाता है? तो आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन से जो खोज किया गया वो फंक के द्वारा किया गया। विटामिन ए क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और एक जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। किसमें? वसा में। तो आपका बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है और डी, ई, के, ए ये सभी किस में घुलनशील है? तो ये सभी वसा में घुलनशील है। डी और के का जो संश्लेषण होता है वो हमारे शरीर में होता है। किस में होता है? हमारे शरीर में इसका संश्लेषण होता है। डी को विटामिन हार्मोन बोला जाता है। हार्मोन किस विटामिन को हार्मोन बोला जाता है? विटामिन डी को हार्मोन बोला जाता है। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है कि कौन कौन से विटामिन को क्या बोला जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद कौन करता है? तो विटामिन ए। रेटिनॉल इसका नाम है। रतौंधी जीरोप्थैलेमिया नामक रोग होता है। और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन का खोज फंक ने किया था। कार्बनिक यौगिक के 2 भागों में इसे बांटा गया। जल में घुलनशील बी और सी हो जाता है। वसा में घुलनशील डी, ई, के हो जाता है। डी को विटामिन हार्मोन किसे बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं। के को बोलते हैं क्या? आपको ये डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। और विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए कौन सा जोड़ा इसमें सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। उत्पादक उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी और थर्ड। तो इसमें उत्पादक किसे बोलते हैं? तो सभी प्राकृतिक पादप जो होते हैं, प्राकृतिक पादप जो होते हैं, पादप जिसमें आपको आ जाएगा घास, पौधे, फूल वगैरह, ये सभी किस में आ जाएंगे? उत्पादक में आ जाएंगे। जो उत्पादक को खाएगा उसे बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो जैसे घास वगैरह पत्ते वगैरह को कौन खाएगा? तो मान के चलिए बकरी, गाय, भैंस और भी बहुत सारी चीज, खरगोश, कीट, ये सभी किस पादप पदार्थ को खाएंगे। और जो इससे खाने वाला है उसे बोलते हैं हम द्वितीय उपभोक्ता। तो देखिए ये प्रथम उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये सभी पादप को, जो प्राकृतिक का उत्पादन है पादप चीज उसे खाते हैं। तो जो घास वगैरह को खाता है उसे शाकाहारी बोलते हैं। और जो इनमें से किसी को भी खाता हो तो उसे बोलते हैं मांसाहारी। क्या बोलते हैं? मांसाहारी। और ये सेकेंडरी उपभोक्ता है। और इन सबों को जो खाएगा उसे तीसरा उपभोक्ता बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आता है और प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में यहाँ पे तेंदुआ दिया और तेंदुआ मांसाहारी है। तो ये तो द्वितीय उपभोक्ता हो गया, है ना। द्वितीय उपभोक्ता घास है। घास तो पादप है, प्राकृतिक पादप है ये। तो घास तो क्या हो जाएगा? ये तो उत्पादक में गिनते आ जाएगा, उत्पादक में गिनते आ जाएगा। अपघटक बैक्टीरिया आते हैं इस ऑप्शन पे। उत्पादक हिरन है। हिरन तो घास को खाता है। तो घास खाने वाले को, प्राकृतिक चीज खाने वाले को हम प्रथम उत्पादक बोलेंगे। उत्पादक किसे बोलेंगे? तो उत्पादक हम बोलेंगे घास को। किसे बोलेंगे? घास को। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब एक ही बच गया, कौन सा?
सी नंबर अपघटक मतलब बैक्टीरिया, अपघटक का मतलब होता है सड़ना। क्या होता है? सड़ना। तो अपघटन में आपका जीव जंतु भी सड़ते हैं और पौधे भी सड़ते हैं, यानी दोनों को सड़ाता है कौन है? बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जोड़ा सही है, तो सही जोड़ा इसमें कौन सा है? तो बैक्टीरिया वाला अपघटक जो है वो बैक्टीरिया है, ये आपका सही है। हमने आपको यहाँ पे जो फूड चेन है वो समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 11 नंबर, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? देखिए पुष्प का नर जनन अंग जो है वो पू के सर है, और इसी को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। और अगर आपसे पूछे कि पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है, मादा जनन अंग है, तो उसको बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। तो ध्यान रखना है कि पुष्प का नर जनन अंग पूछेगा तो पू के सर, इसी को बोलते हैं पुमंग, और मादा जनन अंग कहेगा तो जयांग। पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? पुष्प के 4 पार्ट। आइए दिखाते हैं आपको पेज पे। देखिए ये है पुष्प, और इसको काटा गया है बीच से। तो इसमें देखिए एक तो होता है बाह्य दलपुंज, एक होता है दलपुंज, एक होता है पुमंग, और एक होता है जयांग। ये पुमंग जो है ना, पुकेसर को ही पुमंग बोलते हैं। पुमंग मतलब पुकेसर को ही, है ना। तो ध्यान रखना है कि जयांग, पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज देखिए ये पत्ती जो है वो बाह्य दलपुंज होता है, उसके ठीक अंदर वाला जो फूल का जो बाहरी पार्ट होता है उसे दलपुंज बोलते हैं, और पुकेसर बोलते हैं देखिए ये वाले चीज को, और जयांग जो बोलते हैं वो स्त्री यानी मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। तो याद रखना ये चीजें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि लास्ट में क्या पूछा गया। तत्व नहीं है पूछा गया। सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है, और इसका संकेत जो है Na है। टीन को Sn से लिखते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक 50 है। जल को सूत्र होता है H2O, और कार्बन का हो जाएगा C, और इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 6। तो देखिए जल जो है वो एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं? निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलाया गया है उसी को हम यौगिक बोलते हैं। तो जल को H2O मिश्रण है, यानी इनका आयतन जो है वो 2:1 में है, और भार जो है 1:8 में है। भार के अनुसार 1:8 और आयतन के अनुपात 2:1 होता है। तो जल क्या है? जल एक यौगिक है। हमें पूछ रहा था कौन सा एक तत्व है, तो तत्व नहीं है पूछा गया ना। तो सोडियम भी है, टीन भी है, कार्बन भी है, जबकि आपका ये C नंबर जो जल है वो क्या है? जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल यौगिक है। तो ध्यान रखना है जल का सूत्र क्या हो जाएगा? H2O, 2:1 आयतन, 1:8 भार के अनुसार। उसके बाद देखिए जल से संबंधित और भी क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। जल की घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सी पे अधिक होता है। कितने डिग्री सी पे अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आप अधिक करना चाहेंगे तो आपका जो घनत्व होगा, घनत्व जो होगा वो घटेगा, और आयतन जो होगा वो बढ़ेगा। ध्यान रखना है ना। उसके बाद जल की कठोरता, जल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृदु जल, एक होता है मृदु जल, और एक होता है कठोर जल। मृदु जल जो है जो साबुन के साथ आपको झाग देगा, और कठोर जल जल जो है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता। कठोर जल 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण, और अस्थाई कठोरता होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले के कारण। और दोनों का कठोरता जो है वो सोडियम कार्बोनेट या गर्म करके उबाल कर इसे दूर किया जा सकता है। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन क्या था? तत्व नहीं है, तो जल एक यौगिक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किसका विमंदक के रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। तो याद रखना ग्रेफाइट का या भारी जल का प्रयोग करते हैं। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन के छड़ का प्रयोग करते हैं, और ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर एक कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें एक बड़ा जो परमाणु होता है दो एक ही समान त्रिज्या वाले छोटे छोटे परमाणुओं में टूटते हैं, है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा, मुंबई में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा होता है।
किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा होता है। लेकिन इसे हटाने का जो प्रावधान है वो राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने का जो प्रावधान है वो उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। कितने के तहत? अनुच्छेद 317 के तहत। तो याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पूछेगा तो राज्यपाल के द्वारा, सदस्य यानी अध्यक्ष या अध्यक्ष के बारे में या फिर उनके सदस्य के बारे में किसी को भी बोला जा रहा है ना। तो अगर नियुक्ति की बात करेगा तो राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन हटाने की बात कहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जाएगा अनुच्छेद 317 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग को हटाने का प्रावधान किसके तहत है? तो उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। विधानसभा का महाभियोग नहीं, महाभियोग संबंधित राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में है। और सर्वोच्च न्यायालय की बात आए तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 के तहत किया गया है अनुच्छेद के तहत। उच्च न्यायालय का गठन जो है 214 के तहत किया गया है और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय भारत में कार्यरत है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, नोबी और कांतो ये तो बाद में लिखा गया, मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये दोनों जो मैदान है वो जापान में, ये चर्चा में रहा है जिसके कारण ये क्वेश्चन दिए हैं। तो नोबी और कांतो नामक मैदानी क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? तो जापान में। जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो यहाँ का नाम है फूमियो किशिडो। क्या नाम है? फूमियो किशिडो। क्या नाम है? फूमियो किशिडो। कहाँ के? जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तर कोरिया का आपका राजधानी हो जाएगा प्योंगयांग। मुद्रा दोनों का वाणी है। दक्षिण कोरिया सियोल हो जाएगा, चीन बीजिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पे नहीं स्थित है? तो काला सागर के तट पे सीरिया जो है वो काला सागर के तट पे नहीं स्थित है। तुर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया ये सभी काला सागर के तट पे। आइए दिखाते हैं आपको काला सागर के तट पे स्थित कौन कौन सा देश है। तो देखिए काला सागर पे आपका तुर्की स्थित है, बुल्गारिया स्थित है, उसके बाद रोमानिया स्थित है, उसके बाद यूक्रेन है और ये रूस का हिस्सा है, जॉर्जिया है। आपको जूम आउट करके भी हम दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा देश है स्थित। देखिए ये वाला इलाका रोमानिया का लग रहा है काला सागर से, ये है आपका काला सागर। बुल्गारिया का सीमा लग रहा है, तुर्की का सीमा लग रहा है, जॉर्जिया का सीमा लग रहा है, रूस का सीमा लग रहा है और यूक्रेन का सीमा लग रहा है। तो ये देश जो है वो काला सागर से लगे हुए देश हैं। तो याद रखना है कौन कौन सा देश है? रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें यानी जनसंख्या की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे जारी किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। IMF की बात करें तो 1944 में वेटन वुड समिति के तहत 1945 में इसका गठन किया गया। WDC में इसका मुख्यालय है। 190 देश हैं और 190वां देश एंडोरा है। कौन है? एंडोरा है। इसकी मुद्रा को SDR बोलते हैं और इसकी मुद्रा में SDR में 5 मुद्राएं आती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 5 मुद्राएं आती है। कौन कौन आती है? तो एक तो है आपका एन, एक है डॉलर, एक है यूरो, एक है रेनमेनवी और एक है पाउंड। तो याद रखना कौन कौन है? येन, डॉलर, यूरो, रेनमेनवी और पाउंड ये सभी SDR की मुद्रा, IMF की मुद्रा, WDC में यानी वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। उसके बाद बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया और मुख्यालय इसका जनेवा में है। और इसके अभी हेड कौन है? तो हेड है इसके टेड्रा अध्यानाम। क्या नाम है? टेड्रा अध्यानाम। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि क्वाड और एक्यूट्स देशों का गठन में देश दोनों की गठबंधन में शामिल देश है, यानी दोनों में कौन कौन सा है? तो देखिए इसमें कौन कौन सा देश है? तो इसमें है भारत और है जापान, उसके बाद है USA और एक है ऑस्ट्रेलिया। और इसकी बात करें तो A फॉर है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है UK यानी ब्रिटेन और एक है USA। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों में गठबंधन में कौन शामिल है? तो देखिए भारत दोनों में नहीं है, जापान दोनों में नहीं है, USA दोनों में है, USA दोनों में है, ऑस्ट्रेलिया भी देखिए तो दोनों में है, ऑस्ट्रेलिया भी दोनों में है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जरूर कि इन दोनों देशों में कौन सा ऐसा देश है जो दोनों में सम्मिलित है। तो एक तो USA है
और एक ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? एक ऑस्ट्रेलिया है। तो पहला नंबर ऑप्शन पे भारत क्या है? दोनों में नहीं है। जापान है क्या? नहीं है। ब्रिटेन है क्या? नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन तो इसका सदस्य है लेकिन इसका सदस्य नहीं, ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दो ऐसे देश हैं जो क्वाड और एक्यूस दोनों का साझा संगठन है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर करें 23 अगस्त 2021 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष आहरण अधिनियम एसडीआर जो अभी आपको बताया स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोटा कितना हो गया है। तो वर्तमान में भारत में जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एसडीआर जो है वो 12.57 बिलियन एसडीआर हो गया। कितना हो गया? 12.57 बिलियन एसडीआर है। फैक्ट से डायरेक्ट आपको याद रखने होंगे। एसडीआर भारत का कितना हो गया अभी? 12.57 बिलियन डॉलर हो गया आईएमएफ। बाकी आईएमएफ के बारे में हमने आपको पीछे वाले क्वेश्चन पे बताया है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में गूगल टैक्स को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। तो भारत में गूगल टैक्स को जो है वो जाना जाता है इक्विलाइजेशन लेवी के नाम से। किस नाम से? इक्विलाइजेशन लेवी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत में गूगल टैग को किस नाम से जाना जाता है? इक्विलाइजेशन लेवी के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 के बाद 21 नंबर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना क्रियान्वयन की अवधि क्या है? VBI क्वेश्चन है, क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन SI के PT में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इसकी जो लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का जो क्रियान्वयन की अवधि जो है वो 2021-22 से लेकर 24-25 तक है। कब से कब तक है? 2021-22 से लेकर 24-25 तक है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। ब्रह्मांड की विकास से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी लगभग कितने वर्ष पहले की घटना है? तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की ये घटना। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 13.7। एफ्लेमेंटर के द्वारा इस सिद्धांत को प्रूव किया गया था। सबसे ज्यादा इसी के सिद्धांत को मान्यता दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है कंकाल, और कंकाल से बन जाएगा सर आपका पूरा शरीर। तो देखिए यहाँ से ऊतक, कोशिकाओं के संरचना के समूह को क्या बोलेंगे? अंग तंत्र, ऊतक बोलेंगे, है ना। ऊतक से क्या बनेगा? अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा, उससे कंकाल बन जाएगा और फिर शरीर बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव नहीं है कवक। कवक जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी अमीबा, जीवाणु, क्लेमिडोनस, ये सभी जो है पैरामीशियम, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। आइए लास्ट क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन ही है, 25 क्वेश्चन हमने रखा है इसमें, और 25 क्वेश्चन में हमने आपको बहुत सारे चीज बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको चीजें पसंद आई होगी तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमेरिकी ओपन पुरुष एकल 2021 का उप विजेता कौन है? तो देखिए, अमेरिकी ओपन पुरुष एकल का उप विजेता जो है वो नोवाक जोकोविच है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये जो नोवाक जोकोविच है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन 2021 का विजेता है। क्या है? विजेता है। याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन 2021 का विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। अमेरिकी ओपन 2021 का उप विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। अब इसमें एक नाम है डेविड मेदवेदेव। ये जो है वो आपका यूएस ओपन पुरुष एकल का क्या है? विजेता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन का उप विजेता है। क्या ये? उप विजेता है। याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। विंबलडन का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन का विजेता कौन है? डेविड मेदवेदेव। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अगर अमेरिका ओपन
अमेरिकी ओपन एकल का उप विजेता कौन है, पुरुष एकल का? तो अमेरिकी ओपन का जो उप विजेता रहा है वो रहा है नोवाक जोकोविच, जबकि अमेरिकी ओपन का विजेता कौन रहा है, डेविड मेदवेदेव। और ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता उप विजेता कौन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में उप विजेता जो रहा है वो डेविड मेदवेदेव रहा है। अब फ्रेंच का अगर आपसे पूछ दे कि उप विजेता कौन रहा है 2021 में, तो इसका नाम है सीट सी पास, सीट सी पास नाम है। अगर आपसे पूछ दे कि फ्रेंच ओपन का विजेता कौन रहा है, उप विजेता कौन रहा है, ये विंबलडन का उप विजेता कौन रहा है, तो इसका नाम है वेरी टीन। क्या नाम है, वेरी टीन नाम है। तो देखिए हमने आपको यहाँ से सारा क्वेश्चन याद करा दिया है ग्रैंड स्लैम का। किसका, ग्रैंड स्लैम का। अगर आपसे पूछ दे ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन है, अगर आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन का विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच। विंबलडन का विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच। अब आपसे पूछे यूएस ओपन का विजेता कौन है, डेविड मेदवेदेव। अब आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया ओपन का उप विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का उप विजेता जो है वो है डेविड मेदवेदेव। फ्रेंच ओपन का उप विजेता कौन है, तो देखिए आपको यहाँ पे लिख दिया सीट सिपास। फ्रेंच ओपन का ये विंबलडन का उप विजेता कौन है, तो बेरी टीन। उसके बाद एक लास्ट में बचेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन का उप विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरे ग्रैंड स्लैम याद करा दिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है आपके लिए अगला वीडियो जो हो मैथ्स का हो, और मैथ्स और जीके अल्टरनेट बेस पे आपके लिए आता रहेगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।